नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में एतम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ 10 में एतम में आज जिन खबरों का हम जिक्र करेंगे, सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। 10 में एतम में दिखाएंगे कि बंगाल में चुनाव में आखिर भाईजान की नो एंट्री क्यों हो गई, आखिर इसके पीछे की सियासत क्या है। बताएंगे आपको वसूली गैंग का असली किंग कौन है, क्योंकि जो राज है उस पे पर्दा धीरे धीरे उठने लग गया है। इसके साथ ही बात होगी ग्राउंड जीरो से नक्सली हमले की विशुद्ध रिपोर्टिंग। सिर्फ रिपब्लिक भारत उस जगह पर पहुंचा जहां पर नक्सलियों ने सुकमा में हमारे जवानों को निशाना बनाया था। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या बंगाल चुनाव में ओवैसी के एंट्री से ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान हो सकता है? अभी जाए कू ऐप पर और रखें अपने विचार। लेकिन सबसे पहले बात सचिन वाजे की। सचिन वाजे और परमबीर सिंह अब दोनों से सीबीआई पूछताछ करने वाली है। अभी तक सचिन वाजे से एनआईए पूछताछ कर रही थी, सीन को रिक्रिएट किया जा रहा था। लेकिन अब खबर यह है कि कल परमबीर के साथ साथ सचिन वाजे का बयान भी सीबीआई दर्ज करेगी। आपको बता दें कि इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इजाजत दी कि सीबीआई इस मामले की जांच करे। अनिल देशमुख केस में बयान दर्ज होगा। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं अलीशा, उनके पास चलेंगे। अलीशा, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल अनिल देशमुख के ऊपर लेकर जो सीबीआई ने केस दर्ज की है, उसी को देखते हुए अब परमबीर सिंह और सचिन वाजे से पूछताछ जो है वो कल सीबीआई की टीम करेगी। एक तरफ जहां पर आज कोर्ट हियरिंग पर जहां सचिन वाजे को स्पेशल एनआईए कोर्ट पर जहां पर प्रोड्यूस किया गया था, उसी के दौरान सीबीआई की ओर से ये कहा गया था कि उनको सचिन वाजे का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करना है। और वहीं पर खुद सचिन वाजे के लॉयर ने ये कहा कि उनको एनआईए कस्टडी में भेज दे, पर इसी दौरान यानी कस्टडी के दौरान ही खुद उनसे पूछताछ जो है वो सीबीआई कर सकती है। इसकी कबूलनामा जो है वो खुद सचिन वाजे के लॉयर की ओर से दी गई थी। एक एनओसी लेटर भी खुद दिया गया था, जिसके चलते देखा जा रहा है कि जहां आज सीबीआई ने जयश्री पाटिल जिनकी याचिका पर जो है हाईकोर्ट ने सीबीआई की 15 दिन की इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दिए गए थे, वहीं पर अब उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड आज हो चुका है। वहीं पर कल परमबीर सिंह और सचिन वाजे से कल पूछताछ सीबीआई कर सकती है। बिल्कुल अलीशा, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, इस ब्रेकिंग न्यूज पर तमाम इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाने के लिए। हिंदी में एक मशहूर गाना है, तुम लाख छुपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। कुछ यही तो हो रहा है सचिन वाजे के केस में। सचिन वाजे से पहले एनआईए ने पूछताछ की, उसके बाद कई सारे खुलासे हुए और अब सीबीआई पूछताछ करेगी। लेकिन सचिन वाजे का कनेक्शन पुलिस के किन आला अधिकारियों के साथ था, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं यह चौंकाने वाला खुलासा। एंटीलिया केस और मनसूख हत्याकांड से शुरू हुई वसूली कांड की आंच अब ऐसे चेहरों के चमक को फीकी कर रही है जो खुद को पाक साफ बताया करते थे। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से एनआईए वसूली कांड के मास्टरमाइंड के गले में फंदा डालने की कोशिश कर रही है। आज एनआईए कोर्ट में रिमांड खत्म होने की वजह से वाजे को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने वाजे को 9 अप्रैल तक फिर एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। वहीं एनआईए ने आज पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भी पूछताछ के लिए बुला लिया। परमबीर से एनआईए ने 3 घंटे 50 मिनट तक की पूछताछ की। लेकिन इसी बीच वसूली कांड में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और वाजे का खासम खास प्रदीप शर्मा की एंट्री हुई। एनआईए ने प्रदीप शर्मा से एक साथ कई ताबड़तोड़ सवाल दागे। रिपब्लिक भारत की एसआईटी टीम ने खुलासा किया था कि मनसूख की हत्या के ठीक पहले सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा के बीच कई बैठकें हुई थी। इस खुलासे के बाद से ही एनआईए ने प्रदीप शर्मा को आज पूछताछ के लिए बुलाया। 2 मार्च को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा परमबीर के मोहरे वाजे के दफ्तर में मिला। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। इन दोनों के बाद ये दोनों तीसरे व्यक्ति से सीआईयू दफ्तर में मिले। इन्होंने मनसूख को वकील से मिलने को कहा और वकील ने मनसूख के लिए खत भी लिखा, जिसमें मुंबई पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था और मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में वसूली का यह धंधा खुलेआम और बेरोक-टोक चल रहा था। 3 मार्च को सीआईयू दफ्तर में मनसूख को फिर बुलाया गया और मनसूख को कांस्टेबल विनायक शिंदे से मिलवाया गया। इसके बाद शाम 4 बजे बार मालिक भी सीआईयू दफ्तर पहुंचा और वहां से शाम 6:30 बजे निकला।
वसूली कांड में एनआईए बार मालिक का बयान दर्ज कर चुकी है और बार मालिक अपने बयान में हफ्ता देने की बात कह चुका है। बार मालिक ने कहा कि वो सीआईयू दफ्तर जाकर हफ्ता देता था और मनसुख भी कई बार वासी के दफ्तर गया था। परमबीर के ये मोहरे अपनी मुलाकातों की जगह को बदलते रहते थे, जिससे जांच एजेंसियों के रडार से दूर रहे। 4 मार्च को सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा फिर मिले। एनआईए को शक है कि इन दोनों ने मुंबई के पश्चिमी इलाके अंधेरी, मरोल, चकाला इलाके में मुलाकात की, जहां कुछ और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। और इस सच को बेपर्दा करने के लिए 3 अप्रैल को एनआईए ने वाजे से रिक्रिएशन कराया था। इस बीच मुंबई पुलिस ने वाजे के कामकाज को लेकर महाराष्ट्र के गृह सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में वाजे और परमबीर की सांठगांठ का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वाजे की सीआईयू में पोस्टिंग सिफारिश पर हुई थी। परमबीर ने वाजे की सिफारिश की थी। तत्कालीन ज्वाइंट सीपी क्राइम पोस्टिंग के खिलाफ थे और सचिन वाजे परमबीर को रिपोर्ट करता था। परमबीर के अलावा वाजे सीआईयू के किसी अफसर को रिपोर्ट नहीं करता था। वाजे लग्जरी गाड़ियों से ऑफिस आता था और परमबीर के कहने पर ही वाजे को 19 केस की जांच सौंपी गई थी। रिपब्लिक भारत के पास परमबीर की बहाली वाली वो चिट्ठी है जिसमें वाजे की बहाली की गई थी। परमबीर की चिट्ठी में साफ लिखा है कि क्राइम ब्रांच की सभी बहाली पुलिस कमिश्नर के आदेश पर ही होगी। ऐसे में सवाल ये कि ये गोरख धंधा किसके इशारे पर चल रहा था। लेकिन अब एनआईए और सीबीआई की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं बंगाल चुनाव की, जहां असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से पहले ही ममता दीदी घबरा गई थी। लेकिन अब तो असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल चुनाव में प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो ममता दीदी कह रही हैं कि इनके बहकावे में मत आना और वोट सिर्फ मुझे देना, जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या ममता दीदी वोटों का ध्रुवीकरण कर रही हैं? क्या ममता बनर्जी तुष्टीकरण के सहारे बंगाल की सत्ता पर फिर से दाखिल होना चाहती हैं? इन रोड शो, चुनावी रैलियों, जनसभाओं के बीच एक राजनीतिक सवाल अचानक सिर उठाने लगा है कि क्या बंगाल के महासंग्राम में वहां का प्रशासन चुनावी कार्यक्रम को लेकर सेलेक्टिव अप्रोच अपना रहा है? क्या सियासी दलों से मिल रही राजनीतिक चुनौतियों को तौल कर ही जिला प्रशासन चुनावी कार्यक्रमों को इजाजत दे रहा है? अगर ऐसा है तो फिर आज बीजेपी के इन महारथियों के चुनावी कार्यक्रम बिना किसी बाधा के संपन्न कैसे हो गए? जबकि ममता दीदी को सबसे ज्यादा चुनौती तो बीजेपी से ही मिल रही है। अगर वो 2 मई के नतीजों के बाद सबसे बड़ा दल बनकर ना भी उभरे तो भी मुख्य विपक्षी दल का ओहदा उसी के पास जाने वाला है। चाहे चुनावी मैदान में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन भी जोर आजमाइश क्यों ना कर रहा हो, तो फिर स्थानीय प्रशासन को एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के चुनावी कार्यक्रम को लेकर ऐतराज क्यों है? जबकि उनकी पार्टी एआईएमआईएम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से महज 7 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। तो फिर असदुद्दीन ओवैसी को प्रचार के लिए इजाजत क्यों नहीं मिल पा रही? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी तो कुछ ऐसी ही आशंका जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर में पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक ही चुनावी रैली होनी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर जिला प्रशासन ने पहले से ही मिली इजाजत को रद्द कर दिया, जिसकी वजह से तय जगह पर उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया। दरअसल तीसरे चरण के मतदान के बाद ओवैसी की पार्टी ने 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें ईथर सीट से मोफा ककर इस्लाम को उतारा गया है, जबकि बंगाल की जंगली सीट से अलसौकत जामन चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं सागर दीघी सीट से एआईएमआईएम ने नूर महबूब आलम को प्रत्याशी बनाया है, जबकि भरतपुर सीट से सज्जाद हुसैन पर एआईएमआईएम की जीत का दारोमदार है। वहीं मालतीपुर सीट से मौलाना मोतीउर रहमान एआईएमआईएम की टिकट पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। इन सीटों के अलावा रतुआ सीट से सईदुर रहमान बंगाल के चुनावी रण में एमआईएम के टिकट पर दमखम दिखा रहे हैं, जबकि आसनसोल उत्तर सीट से डेनिश अजीज ओवैसी के बिहार वाली जीत का एजेंडा आगे बढ़ाने में लगे हैं।
इससे एक बात तो साफ है कि बिहार चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे लाने वाले ओवैसी ने सिर्फ मुसलमान उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा है। तो क्या यही वजह है कि ओवैसी की चुनावी रैलियों को इजाजत नहीं मिल रही? क्या ममता बनर्जी को बंगाल में ओवैसी की मौजूदगी से अपने कोर वोट बैंक में सेंधमारी का डर सता रहा है? ऐसी आशंका तो ममता दीदी 4 दिन पहले अपनी एक चुनावी रैली में जाहिर भी कर चुकी हैं। रायदीघी की रैली में दीदी का अपने कोर वोट बैंक को लेकर डर छलक गया था। उन्होंने बंगाल के मुसलमानों से किसी भी हाल में नहीं बंटने की अपील की थी। दीदी ने अपने तीखे तेवर में असदुद्दीन ओवैसी और फुरफुरा शरीफ के इमाम पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पर मुस्लिम वोट बैंक में फूट डालने की सियासी साजिश करने का आरोप चढ़ा है। হায়দ্রাবাদ থেকে বিজেপির এক বন্ধু এসছে আর ফুরফুরা শরীফের একটা চ্যাংড়াকে নিয়ে সে কয়েক কোটি টাকা খরচা করে কমিউনাল স্লোগান দিচ্ছে আর হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছে আর মুসলমান ভোটটাকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। যদি আপনারা এনআরসি না চান, এনপিআর না চান, কে না চান, বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না। हालांकि दीदी की आशंका बेवजह नहीं है, क्योंकि पिछले साल हुए बिहार चुनाव में भी ओवैसी ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया था। लालू के लाल तेजस्वी यादव के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज सजते सजते रह गया था, क्योंकि एआईएमआईएम ने आरजेडी के गढ़ सीमांचल में महागठबंधन के कई उम्मीदवारों के मुंह से जीत का निवाला छीन लिया था। दरअसल ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल इलाके में 16 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें एआईएमआईएम के 5 प्रत्याशी चुनाव जीत भी गए। यही नहीं बल्कि कई सीटों पर महागठबंधन का गणित भी बिगाड़ दिया था, जिसकी वजह से महागठबंधन की कांटे की टक्कर के बावजूद बिहार की सत्ता तक पहुंचने में नाकामयाब रहा। यही वजह है कि दीदी को डर सता रहा है कि कहीं ओवैसी बंगाल में बिहार वाले नतीजे ना दोहरा दें। दरअसल बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 27% के करीब है, जो लेफ्ट शासन के जाने के बाद से दीदी का ही कोर वोटर माना जाता है। लेकिन ओवैसी की पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से उनके बंटने का खतरा बढ़ गया है। और ये बात तो अब किसी से छिपी भी नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी के चुनावी मैदान में होने से वोटों का ध्रुवीकरण तो होता ही है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को ही पहुंचता है। ऐसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीदी के परंपरागत वोट बैंक के खिसकने का दावा कर चुके हैं और इसी बात ने दीदी की नींद उड़ा रखी है। दीदी की इस मुश्किल को बीजेपी के दूसरे महारथी भी रोज हवा दे रहे हैं। बंगाल की जनता ने तय किया है कि वो निश्चित रूप से 2 मई को परिवर्तन करने जा रहे हैं और 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बंगाल की चुनावी फिजा में राजनीतिक दावे अपनी जगह हैं, लेकिन बंगाल में भी ओवैसी की चुनावी जोर आजमाइश ने दीदी की मुश्किलें तो बढ़ा ही दी हैं। ओवैसी की सक्रियता और 2 मई के नतीजों के दौरान सीटों में हिस्सेदारी दीदी का लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना तोड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छत्तीसगढ़ की जिस जमीन को नक्सलियों ने हमारे जवानों के खून से लाल कर दिया, उस जगह पर पहुंचा रिपब्लिक भारत। जी हां, वहां पर तबाही के निशान भी मौजूद हैं, जवानों की शहादत के सबूत भी मौजूद हैं और नक्सलियों को करारा जवाब देना है, इस बात का प्रण भी मौजूद है। नक्सलियों के खिलाफ एक सबसे बड़े अभियान की शुरुआत हो सकती है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन ग्राउंड जीरो से देखिए रिपब्लिक भारत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुकमा में नक्सलियों ने घात लगाकर हमारे देश के वीर जवानों की टोली पर हमला कर दिया था, जिसमें 22 जवानों की जान चली गई और कई घायल हो गए। लेकिन अब नक्सली कमांडर हिडमा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज हम आपको सुकमा बीजापुर में हुए नक्सली हमले का एक एक सच बताएंगे। सुकमा नक्सली हमले का पूरा सच, हमले वाली जगह से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो पर पहुंचा रिपब्लिक भारत। सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर पर नक्सलियों ने जिस जहर को बोया, उसमें हमारे 21 जवानों को जान गंवानी पड़ी। नक्सलियों का यह हमला उनकी सोची समझी साजिश का हिस्सा था। बीजापुर के जिस गांव में नक्सलियों ने खूनी खेल खेला, वो नक्सलियों के हर गुनाहों की गवाही दे रहा है।
के लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे, घरों के अंदर वो नक्सली घुसे हुए थे। जब जवान यहाँ पर आए तो घरों के अंदर से उनके ऊपर ये भी बताया गया ग्रेनेड से और बंदूक से हमला किया गया और कई लाशें ऐसी थी जो इन घरों के दरवाजे पर मिली थी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त सुरक्षा बलों के सामने यही है कि फिर से इस इलाके में कैसे वो अपना एक तरीके से प्रभाव बनाए। और दूसरी बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा प्लान नक्सलियों ने रचा था उसको बस्ट किया जाए। ग्राउंड जीरो पर पहुंची आर भारत की टीम ने उस जगह का जायजा लिया तो मिट्टी का हर कतरा नक्सलियों के लाल सलाम से रक्त रंजित थी। तस्वीरें जरा मैं आपको गांव की जल्दी से दिखा दूं। इस गांव में हमें जो बताई गई है, जानकारी दी गई है कि 7 डेड बॉडीज यहां मिली हैं और इसके आगे का एक स्पॉट है, वहां पर बाकी के शव मिले थे। बाकी के जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान थे, कोबरा बटालियन के जो जवान थे, उनके शव मिले थे। और इस गांव में ये बताया गया हमें कि ये गांव पूरा का पूरा खाली था जब नक्सली हमला हुआ था। हालांकि अब आप देखिए गांव में लोग कुछ मौजूद हैं। ये देखिए गांव के लोग थोड़े बहुत वापस आए हैं और वो उस समय मौजूद नहीं थे। ये भी जानकारी मिली है कि इसी जीरी गांव में जब सेना के जवान यहां अपनी जान बचाने के लिए इन घरों में जो है घुसने की कोशिश कर रहे थे और वहां से कवर लेने की कोशिश कर रहे थे, तो उन घरों के अंदर नक्सली मौजूद थे और उन घरों के अंदर से उन्होंने उनके ऊपर हमला किया, उनके ऊपर हथगोले फेंके। बताया जा रहा है कि नक्सली सरगना हिडमा ने इस कायराना हमले की पूरी साजिश की। हिडमा पहले से ही सुरक्षा बलों के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है। लोगों को मन में डर तो जरूर है, लेकिन सामने सेना की अभी चुनौती ये है कि कैसे ये जो एक उदाहरण पेश किया गया है, ये जो एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की है नक्सलियों की तरफ से कि हम अभी भी मौजूद हैं और हम हमला कर सकते हैं, हम नुकसान पहुंचा सकते हैं सेना को, तो उस एक जो क्रिएटेड परसेप्शन है उसको कैसे सेना तोड़ेगी, कैसे सेना एक बार फिर से उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। हिडमा अभी भी बचा हुआ है, जीवित है। हिडमा अभी भी इन जंगलों में छुपा हुआ है, घूम रहा है और सेना को वो चुनौती दे रहा है। लेकिन इस नक्सली हमले के बाद से ग्रामीण बेहद परेशान हैं, क्योंकि उनकी दुविधा को सिर्फ वही समझ सकते हैं। और अब बात कुऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह था कि क्या बंगाल चुनाव में ओवैसी की एंट्री से ममता बनर्जी को नुकसान हो सकता है? आपने अपना विचार रखा, लोगों ने बम्पर वोटिंग की इस पोल पर और जवाब है 89% लोग कहते हैं कि ओवैसी की एंट्री से दीदी को सियासी नुकसान होगा, जबकि 11% लोगों का जवाब ना में है। 10 में तब में फिलहाल इतना ही। थोड़ी देर में लौट रहे हैं बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। कल फिर होगी मुलाकात।